अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो आज भी अगेन हमने विटनेस किया कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स मार्केट के अंदर। काफ़ी एक चॉपी बिहेवियर देखा गया, लैक ऑफ ट्रिगर्स या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग पॉलिटिकल नॉइज़ इज़ द फैक्ट। एक्चुअली ये फैक्टर्स हैं जो मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स को साइड लाइन या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉशस रहने पे हम देख रहे हैं कि विटनेस किया। आज पूरे दिन हमने काफ़ी इन्वेस्टर्स बाइंग के लिए आए, लेकिन एक कॉशियस स्टैंस मार्केट के अंदर इसलिए भी विटनेस किया गया जो फैक्टर्स हैं वही पूरे वीक, लास्ट वीक भी हमने विटनेस किए, इस वीक के आगाज़ में भी देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो एक रेंज बाउंड सिचुएशन है, मार्केट के अट्रैक्टिव नंबर्स हैं, कितने ही हम कह सकते हैं कि ब्लू चिप हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मौजूद हैं। खासकर कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ भी है, जिसके बैकफुट पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी बाइंग की तवक्कुआत हैं वो भी साइड लाइन होते हुए दिखाई दे रही हैं बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। और आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि अगर कोई ट्रिगर न्यूज़ होती है, कोई ऐसा न्यूज़ मार्केट को ट्रिगर करे तो फिर बेहतर हालात हो सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,679.49 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 41,896.62। अगर हम थोड़ा सा मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को पे नज़र डालें तो हमने देखा कि आज मॉर्निंग में यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट में इंट्राडे हाई भी बना, एक पॉजिटिविटी थी और मार्केट ने एक बिहेव भी किया था। लोअर वॉज 41,504.64 एंड फाइनली क्लोजर 41,520.59 यानी कि 158.9 का डिक्लाइन आज की मार्केट में स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 148.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फ्राइडे के मुकाबले में 71.07 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन देखा गया। वैल्यू इज गुड 7.51 बिलियन रुपीज़ एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज क्रीपिंग इन रेड टेरिटरी। टीआरजी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 2.15 के इजाफे के साथ। 118.34 पे क्लोजर, 24.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीपीएलपी सेकेंड स्क्वाड पे 0.54 का गेन देखा गया। 19.61 पे क्लोजर, 11.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली हैस्कॉल 0.12 का डिक्लाइन, 6.8 पे क्लोजर, 10.78 का कारोबार रहा। अच्छा, एक अलग बात यह है कि जो तीनों स्क्रिप्ट्स हम देख रहे हैं ज़्यादातर इनमें ही एक्सचेंजिंग हैंड्स देखे जा रहे हैं या फिर कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। कुछ गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे प्रोडक्टिव मेजर्स दिए गए जो कि चैलेंजिंग टाइम में काफ़ी हद तक हील करते हुए दिखाई दिए। तो आज हम वो डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे मेजर्स थे जिनकी वजह से आज इकोनॉमी काफ़ी हद तक ट्रैक पे दिखाई दे रही है। सेकेंड थिंग इज़ दैट रशिया के हवाले से ये न्यूज़ है कि रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितना डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलेगा, तो कितना बेनिफिट हो सकता है मार्केट के लिए भी। खासकर हम कहेंगे कि ऑयल वैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे करंट अकाउंट पे सबसे बड़ा एक जो बोझ है वो ज़्यादातर ऑयल प्राइसेस का ही होता है। तो रशिया से ऑयल लेने के बाद क्या फिगर आउट हो सकती हैं चीज़ें। इसके साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ एंड बिजनेसेस क्या दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली फ्लड आने के बाद बिल्कुल ही टाइम्स चेंज हो चुके हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी आने वाले दिनों की वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए अब मौके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्लड आने के बाद जब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कुछ हो भी गया है लेकिन एक सही तरीके से जब होगा तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। उन एक्टिविटीज़ में कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी हद तक पार्ट लेते हुए दिखाई देगा, लेकिन रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो उसके क्या असरात होंगे आज हम डिस्कशन करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल को खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर तालिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर कैलिफोर्निया बिल्डर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आर्या साहब, आप चेयरमैन हैं एसआर रीजन आबाद के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। तो सुफियान साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। मुझे ये बताइए कि एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात हो रही है, लेकिन फर्दर सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करना चाहूँगी वो इकॉनमी के हवाले से बात करना चाहूँगी। इकॉनमी पाकिस्तान की काफ़ी डिस्टर्ब्ड हम कह सकते हैं बिहेवियर शो कर रही थी। रिजीम चेंज होने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो रही थी, डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, चैलेंजेस थे। हमने
काबू पाया और किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को कड़वे घूंट पीकर भी जो है वो सही किया। लेकिन अब जबकि फ्लड आ गया, ये नेचुरल डिज़ास्टर है, तो आप क्या समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी कितनी होगी, और दूसरा ये कि ये जो टाइम्स हैं ये कैसे टाइम्स है पाकिस्तान के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि रीजिम चेंज होने के बाद बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नज़र आई लोगों को, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है लोगों के लिए। जो फ्लड ने बेसिकली एक तरफ डैमेज नहीं किया, हर तरफ डैमेज किया। जैसे कि क्रॉप का ख़राब होना बहुत ज़्यादा खदशा है कि फूड शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी। इसके बाद जो मेन कॉटन की जो हमारी क्रॉप है वो 40% क्रॉप जो है हमारी ख़राब हुई है, जो कि एक एस्टिमेटेड फिगर है। जब तक ये पानी नहीं उतरेगा, चीज़ों का तखमीना लगाया अभी नहीं जा सकता एग्जैक्टली, बट एक बहुत रफ फिगर है जो कि 40% क्रॉप कहते हैं कि ख़राब हुई। तो अगेन ये आपको इम्पोर्ट बिल फिर बढ़ेगा कॉटन की इम्पोर्ट पे। नेचुरली हमें एक्सपोर्ट तो करना ही है। जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोगों ने बैंक फाइनेंस लिए हुए इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई है, मैन पावर है, अगर वो नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाएगी मुल्क के अंदर। अब दूसरी आपने जो बात की कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कितना रोल मॉडल बढ़ जाएगा वहाँ पे काम होने के हवाले से, अभी इस वक्त हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में कुछ चीज़ों पे बातचीत चल रही है। अभी रास्ते में एहसन इकबाल के दफ्तर से फ़ोन आया था, वो मिलना चाह रहे हैं फौरी तौर पे। इमीडिएटली कोई रोल मॉडल हाउसेस टाइप बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी मॉडल विलेज बना दिया जाए लो कॉस्ट के ऊपर, जो कि इमीडिएट इनको रिलीफ मिल जाए, जो सर छुपाने की जगह हो। अच्छा, ये जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स है ना, ये दिनों में नहीं बनते, मतलब इट टेक्स टाइम। तो अब जब तक पानी नहीं उतरे, ज़मीन खुश नहीं हो, तब तक वो सेटलमेंट हो नहीं सकेगी। अभी हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं कुछ कोई आर्किटेक्ट से। ऑल्टरनेट एरियाज में उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए? वो चारों तरफ पानी है, लोग अपनी ज़मीन छोड़कर भी नहीं जाना चाहते। अच्छा, हमारी भी जो गवर्नमेंट के साथ जो इस पर डिस्कशन हो रही है, हम भी चाहते हैं कि अपनी ज़मीन के साथ ही रहे, बजाय उसको कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे रीलोकेशन हो जाए, बट बहुत ज़्यादा रीलोकेशन ना की जाए, क्योंकि वो जल्द अज जल्द अपने पानी निकालने का काम उनके ज़मीनों से किया जाए, और वहाँ पे अगेन वो एग्रीकल्चर का और जिस सारा चीज़ों को मोबिलाइज़ करें, ताकि उनकी एक जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो जल्द अज जल्द शुरू होनी चाहिए। वो मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब डिस्ट्रॉशन में ले जाने के लिए चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। तो अभी हम कोई प्लान कर रहे हैं कि मूवेबल हाउसेस हो जाएं, क्योंकि अभी ज़मीन चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है। तो अगर कोई मूवेबल स्ट्रक्चर कुछ चीज़ बन जाएगी, वो आप एक सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें ऑल्टरनेट प्लेस का तो एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर दोबारा फ्लड आते हैं या दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल होती है और यही जगह दोबारा मुतासर होते हैं, फिर तो इश्यूज हो जाएंगे ना। एक्चुअली नताशा, ये फ्लड वाटर नहीं आया है, दिस इज़ ऑल रेन वाटर। ओके। जो सबसे बड़ा जो इशू आया है, ये इतनी बारिश आई कि 3 दिन जो लगातार बारिश हुई उसने रिकॉर्ड तोड़े। ये मेजॉरिटी जितना पानी खड़ा हुआ है ज़मीनों पे, ये सारा फ्लड वाटर नहीं है, ये सारा रेन वाटर है। और दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड कि इतनी रेन हुई, और नेक्स्ट ईयर भी अगेन रेन की फोरकास्ट है। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे और जल्द अज जल्द इस मुश्किल घड़ी से हमें बाहर निकाले। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट या मेजॉरिटी स्टैंड स्टिल पे चली गई है, क्योंकि कराची के अंदर जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, कंटिन्यू है, वो तो चल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त रिकवरीज में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, वो उनका किसी न किसी और बिजनेस से ताल्लुक़ होता है। वो कोई टेक्सटाइल के थे, कोई कॉटन के अंदर थे, कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में थे। तो वो उन सब का जो नुकसान हुआ है, उनकी सब पेमेंट्स रुकना शुरू हो गई हैं। तो ये ऑल टुगेदर चीज़ें अल्लाह ना करे चोक होने की तरफ जा रही हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का बड़ा सीरियस कंसर्न है कि चीज़ें वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको जल्द अज जल्द मोबिलाइज करें, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अनारकी, दूसरे प्रॉब्लम्स ना खड़े हो जाएं, इश्यूज खड़े हो सकते हैं। चलिए मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट मैं ले लूँ ज़ुबैर साहब से भी। ज़ुबैर साहब प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आपने सुफियान साहब को भी सुना, इकॉनमी के हवाले से चैलेंजेस थे, फिर फ्लड आने के बाद या ये एक्सट्रीम रेनफॉल के बाद चैलेंजेस में मज़ीद इजाफा हो गया। रीलोकेट करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा उन जो सैलाब से मुतासरीन हैं उनको इतना ज़्यादा रीलोकेट नहीं कर रहे, यानी कि उनसे उनकी लैंड जो है वो ज़्यादा दूर ना रहे, वो ये भी चाह रहे हैं। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी सीरियस नोट पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग्स भी की जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं, काम भी हो रहा है, क्या आउटकम होने की एक्सपेक्टेशन है? दूसरा ये कि हमारे पास कैपिटल भी रेस करने की जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो नुकसान हुआ है 28, 29 या 30 बिलियन डॉलर्स का, तो ये तो हमारी रेंज से ही बाहर है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं।
असल में जो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 350 के लगभग है, ठीक है जी। और जो आपके पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट की वर्थ है वो इससे भी प्लस है, वो 400 के लगभग है बिलियन डॉलर्स पे, ठीक है। अभी देखने वाली बात यह है कि हमारे पड़ोस के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, मैं पहले इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में उसके जीडीपी का 7% जो है वो रियल स्टेट है। बांग्लादेश की बात करूं तो 9% है, चाइना की बात करूं तो 15% है। तो एक तो ऑलरेडी बहुत काम होने वाला है जिस पे हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट हमें बिल्कुल सपोर्ट करती भी है। और एक शॉर्ट टाइम में जो भी गवर्नमेंट का चल रहा है इसमें भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी, लेकिन अभी जो फ्लड की सिचुएशन आपके सामने है, हर चीज़ रुक चुकी है, चीज़ें आगे चलने से बिल्कुल ब्रेक में है। तो जो बात अब बिल्कुल रिजवान साहब भी कर रहे थे, अपना सुफियान आड़िया साहब भी कर रहे थे कि हम उनको रीलोकेट नहीं करेंगे, जो लोग उधर हैं उनके करीब रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का रोज़गार जो है वो अपने देहात से, अपने बाग से, अपनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और हम उधर ही इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ चीज़ें डिसाइड करके आगे लेके चलेंगे। और इसके लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप ऐसा करें, आपके पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इनको अपने लूप में लें। हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय हैं काम करने के लिए। बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के तकरीबन 100% लोग जो हैं वो काम के लिए हैं। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, प्लानिंग का हिस्सा हमें भी बनाएं, और हम इंशाअल्लाह ताला ये सालों का सफ़र जो है महीनों में इंशाअल्लाह तय करके आपको देंगे, ताकि एक ज़िंदगी का तसलसल जो है, वो जो एक आम लाइफस्टाइल है वो बहाल हो। बाकी जो चीज़ें हैं जिस तरह आड़िया साहब ने बात की, वो तो टाइम लगेगा उन चीज़ों में, परमानेंट चीज़ों में जाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें टाइमली जो है वो हमें कितने ब्रिजेस भी टूट गए हैं, कितने वहाँ का जो रोड्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, उनको भी तो दोबारा रीबिल्ड करना है, ताकि वहाँ पे कारोबार, वहाँ पे जो एक रोज़मर्रा का हम कह सकते हैं लाइफ स्टाइल है, या फिर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो तो बहाल हो सके। असल में मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पुल, हमारे जो रोड्स हैं, ये चीज़ें ये डेवलप होंगी, उसके बाद ही बाकी पहिया चलेगा। हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, वहाँ पे लोगों को प्रमोट करना है, जिस तरीके से भी लेके चलना है। पहला ये है कि हमारा जो डैमेजेस हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के, उन पे काम करने की ज़रूरत है, और इस पे फिलफौर अब गवर्नमेंट को बैठना चाहिए। राइट, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, तो अगर थोड़ा सा फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ को साइड में करके थोड़ा सिटीज़ की भी बात करें, तो यहाँ भी चीज़ें हर्ट हुई हैं, यहाँ भी काफ़ी चीज़ें मुतासर हुई हैं, तो इन पे भी काम करने की ज़रूरत है। समझते हैं आपके बारिशों के बाद अब ये सीज़न कब तक आएगा कि बारिशें अब नहीं होते हुए दिखाई दें और रोड सूख जाएं और फिर काम होना शुरू हो? देखिए कुछ एरियाज तो हैं जहाँ सुफियान साहब ने कहा कि अभी रोड सही से ड्राई भी नहीं हुए एरियाज़। जी बिल्कुल ठीक कहा। इस पे भी हमें पहले तो जो अफेक्टी 100% मतलब बिल्कुल सैलाब में चीज़ें जा चुकी हैं, उन लोगों पे काम करना है। फिर उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो हमें बिल्कुल बताया जा रहा है कि मज़ीद बारिशें जो हैं इससे भी अगली मतलब फार्म है, इससे भी ज़्यादा बारिशें आने का खदशा है, फ्लड का ज़्यादा खदशा है। हमें अपने इन शहरों को भी सिक्योर करना है, इनके लिए भी अभी काम करना है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के सेंटर्स बनाने चाहिए ताकि हमारे लोग जो हैं हंगामी हालात में, फ्लड में मूव हो सकें। अच्छा, जब आप रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं या उन लोगों को जो है वो जगह फराम करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, मैं सुफियान साहब आपसे पूछ रही हूँ, कि क्या समझते हैं आप कि उनको सिंगल बेड अपार्टमेंट टाइप का एक छोटा सा जो एक बॉक्स अपार्टमेंट होता है वो दिया जाएगा, तो क्या वर्टिकल उसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, क्या फिर बारिश होंगी तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए, अभी तो हम सबसे पहले जो टारगेट है, जो कराची में जो लोग माइग्रेट कर कर आए हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने उनको स्कूल्स के अंदर और जो उनके पास गवर्नमेंट की स्पेसेस हैं, बिल्डिंग्स है, उसमें अभी तो एड्रेस कर दी है। और उसमें डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका इदारे उस पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी उस पर काम कर रही है, सैलानी भी काम कर रही है, दावत इस्लामी की जी वो है, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, कोई खाना पहुँचा रहा है, कोई चादरें दरियाँ दे रही है। आबाद ने भी इस पर बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन करी है डोनेशंस के अंदर और मटीरियल के अंदर। इनको जो खाने वगैरह के हवाले से, राशन के हवाले से काफ़ी सिंध पुलिस, रेंजर्स, सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रही है। तो इस तरह माशाल्लाह कराची वालों में जज्बा तो है काम करने का, तो ये तो हो रहा है। अब रही बात इंटीरियर सिंध के अंदर, उसके लिए हमारा जो अभी जो सईद गनी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, सिंध गवर्नमेंट के और भी लोगों से मुलाकातें जो हो रही हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे पानी निकालवाने का इशू है कि अगर वो पानी निकल जाता है तो वो इतने हमारे लोग टैलेंटेड हैं कि वो अपने कोई ना कोई चीज़ें अरेंजमेंट करके और हाउसिंग भी कर लेंगे और
एग्रीकल्चर को भी कर लेंगे। बेसिकली वहाँ पे लाइफ को वापस लाना है। कंस्ट्रक्शन देखें, अभी हमने जो सोचा है वो हम टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन को एटलीस्ट इमीडिएट कर दें ताकि उनको सर छुपाने की तो जगह मिल जाए। परमानेंट कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक सिलसिला है, जो कि गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं और इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको तो नेचुरली परमानेंट ही करना पड़ेगा। मगर जो इमीडिएट फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, लोगों को सर छुपाने की छत देनी है, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, अभी उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। इस वक्त उससे बड़ा प्रॉब्लम जो चैलेंजेस वहाँ मौजूद हैं वो है बीमारियाँ बहुत हो गई हैं, मलेरिया, डायरिया, डेंगू, वो मतलब बेताशा स्किन पानी खड़ा हुआ है डिजीजेस। तो मच्छर तो आ रहे हैं, जाहिर सी वो बात है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, मतलब एक चैलेंज नहीं है, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। अल्लाह ताला निकाले। और ये हम बात कर रहे हैं इन हाउस, जो हमारी एक अपनी एफर्ट है। अभी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प या किसी चीज़ की हेल्प की बात नहीं कर रहे। अभी तक तो इंटरनेशनली हेल्प हमें तो नहीं नजर आ रही। नहीं सर, नज़र तो आ रही है और मतलब काफ़ी जो बात तो हुई है। जो जिस तरीके से हेल्प होनी चाहिए थी वो हमें नहीं नजर आ अच्छा, रही। आईएमएफ के हवाले से भी जो है वो ये बात बताई गई है। आईएमएफ की भी ये जो है वो आज हमने देखा था, प्रेस रिलीज आई है कि उसमें भी ये बताया गया है कि पाकिस्तान एक टफ टाइम्स में है, तो न्यू प्रोग्राम दिसंबर तक या फिर दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें भी $3 बिलियन के हवाले से जो है वो ये प्रोग्राम होगा और इसमें काफ़ी लीनियंसीज दी जाएंगी। फर्दर जो इसकी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करेंगे, लेकिन अब तक की जो तफसीलात हैं, अब तक की जो न्यूज़ है, उसके मुताबिक आईएमएफ भी काफ़ी कंसिडर कर रही है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी टफ टाइम्स दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को अभी चैलेंजिंग टाइम्स का सामना है। फ्लड के आने के बाद जो एक हमारी सूरत हाल थी वो बिल्कुल ही अपोजिट हो गई है। जो एक हम तरीके से इकॉनमी को अपने बोलते ना खर्चे बचाकर जो है वो निकाल रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल ही चेंज हो गई सूरत हाल। सो आईएमएफ भी इस बात को सेकंड करता है और उसे पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हेल्प कर रही है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी आए थे, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान को अभी ये टाइम जो है उसमें नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, जब आप सबकी मदद करते हैं, पाकिस्तान पर टफ टाइम्स है, फ्लड के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो ये एक सूरत हाल का सामना हुआ है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो आप भी साथ दीजिए और एज अ नेशन हमें एक होने की ज़रूरत है। तो ज़ुबैर साहब भी मौजूद है हमारे साथ, सुफियान साहब भी मज़ीद बात करेंगे। सुफियान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मैं ज़ुबैर साहब से पूछूंगी। आपने ग्रोथ के हवाले से बात की। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो तमाम जो कुछ सेक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अलाई इंडस्ट्रीज़, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, काफ़ी काम होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने कोविड के बाद भी देखा था सिलसिला, कि जब आपको एक पैकेज दिया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो ये एक अच्छा उसमें एक रिवाइवल देखा गया। आप समझते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी दोबारा जनरेट कर दी जाए, या फिर कोई ऐसा पैकेज, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में सब्सिडाइज करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव है, जो पहले दिया गया था उसमें तो अब ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये नताशा आप सही कह रही है। गवर्नमेंट को और बिजनेस कम्युनिटी को साथ बैठने की ज़रूरत है। इस वक्त ब्रिज गैप बहुत बढ़ गई है। जो लास्ट गवर्नमेंट थी ना, उसमें ये गैप कम था, हम फील कर रहे हैं जी। और हम आपकी तो प्रोग्राम की तवज्जो से मैं कहूँगा मिफ्ता इस्माइल साहब शुड बी ऑन बोर्ड। उनको खुद बैठना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके अंदर। देखिए, कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कार्टलाइजेशन की, स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। काफी अरसे से हम ये देख रहे हैं, 2-3 साल हो गए। हमारे पड़ोसी मुल्क में 1,10,000 रुपये टन आज भी सरिया मिलता है ईरान के अंदर। आज ड्यूटी भर के अगर हम ले आए तो 1,60,000 रुपये में, आज मैं मार्केट से कराची में खरीदने जाता हूँ 2,20,000 रुपये टन है। तो प्रॉफिटेबिलिटी का इशू नहीं है, कार्टलाइजेशन का इशू है। दूसरे मिल वाले को सस्ता बेचने नहीं देते। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कार्टलाइजेशन है। उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको पेनलाइज भी किया हुआ है। अगेन उसके ऊपर कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं रही, उन्होंने कोई एक स्टे ले लिया कोर्ट को मिसगाइड करके। अगेन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर बैठे, कोई इंसेंटिव्स ले, बिल्डरों की भी बात सुन ले कि इतना बड़ा पीएचडीपी का जो फंड है, जो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होती है, डैम्स है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इसमें काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा एक्सचेंजर का नुकसान है। अगर इस तरीके से कोई इंपोर्ट्स अलाउ कर दी जाए टेम्प्रेरी, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नीचे लाएँ, फर्स्ट बायर को रिलीफ दे दें, उसका जिसके पास घर नहीं है उसको दे दें कि उसको आप पूछे ना कि आप पैसे कहाँ से लाएं। दूसरा, आप उसको डिस्काउंट रेट के ऊपर फाइनेंसिंग अलाउ कर दें। अगर हमने ये दो चीज़ें कर ली ना, तो मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल जाएगी। वंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल गई तो एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड इंडस्ट्री है, और जो इससे सबसे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जो अनस्किल्ड लेबर हमें बहुत ज़्यादा। कभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में हमने ये फोर्सी किया हुआ है, कुछ क्लिफ्टन या इस्लामाबाद की हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो क्रेन्स है, फोर्क लिफ्टर्स है। बाकी जगहों पे अभी भी मैन्युअली वर्क हो रहा है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ज़्यादा है। लेबर आज भी पाकिस्तान में सस्ती है,
तो जो मैनुअल लेबर का जो है लेबरस वर्क है उसके अंदर हम बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है ना, तो देखें आप सबसे बड़ा आप ये देखें कि फॉरेन रेमिटेंस जो आता है वो उसका 80% पैसे जो जा रहे होते हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होते हैं, चाहे वो कोई प्लॉट खरीदता है या वो कोई फ्लैट खरीदता है या कोई मकान खरीदता है। तो आपकी बहुत बड़ी फॉरेन रेमिटेंस इसके थ्रू भी आ जाएगा। 70+ अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लोग कोई 43 कहते हैं, बट जो आबाद की जो स्टडी है 72 डायरेक्टली है। बाकी देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर इनडायरेक्टली आल्सो कनेक्टेड। तो हम ये समझते हैं कि इतनी बड़ी ऑटोमेटिकली आप जनरेशन को इकोनॉमिक जनरेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल हम हमेशा देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन जो यूएस में आया था 90s, उनने बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारा डेवलपमेंट का वर्क शुरू किया। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं देख रहा हूँ कि सिंध से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान है वो बलूचिस्तान में हुआ है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको नेटवर्क को भी कनेक्ट करने की। तो नेचुरली काम चारों तरफ होगा, लेबर्स भी इन्वॉल्व होंगी, बट इसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। गवर्नमेंट के स्केल पे यू नीड अ लॉट ऑफ फंड। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको पॉलिसी चाहिए। अगर थोड़ी सी रिलैक्स पॉलिसी मिल जाएगी तो सारे लोग जो अभी डॉलर खरीद रहे हैं ना, वो डॉलर बेच के सब इस पे भी क्रैक डाउन होगा। ये गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि 5-6 दिन में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं जुबैर साहब से कमेंट लूंगी। जुबैर साहब, सारी चीज़ें गवर्नमेंट से पॉलिसी रिलैक्स मिल जाए, चलें पॉलिसी होनी चाहिए, नो डाउट पॉलिसी होगी तो ही अच्छी नताइज सामने आएंगे। गवर्नमेंट से डिमांड होती है, बिल्डर्स की भी और डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से कनेक्ट होते हैं लोग, अच्छी सी पॉलिसीज़ मिल जाए, पॉलिसी में रिलैक्सेशन मिल जाए, कहीं ना कहीं से ये ना पूछा जाए कि आपके पास से पैसा कहाँ से आया है। चले सब कुछ ठीक है, जब टैक्स देने की बारी आती है, गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए होता है, तो वहाँ से भी सब गायब हो जाते हैं। ये भी तो इशू है ना। देखिए, सबको काम करना है तो टैक्स भी तो चाहिए ना। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है बाकी सब इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बाकी ये बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हम चलना होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी मतलब सर्विंग जो हमारा डिपार्टमेंट है, ऊपर FBR है, जो भी डिपार्टमेंट है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ में अभी मज़ीद बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा कि हम 100% जो है वो अपने टैक्सेस को ऑन करें और अपनी जो है असासें हैं, अपनी जो भी सिस्टम है उसको ऑन करें। इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा और ये बिल्कुल गवर्नमेंट का अगर ये स्टांस है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग अरबों रुपए का कारोबार तो कर रहे होते हैं लेकिन टैक्स देने में वो मतलब शाय हो जाते हैं। तो इसमें जो है बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है और इस पे भी काम होना चाहिए। इस बजट के अंदर जो सेकंड ओनर हैं उनके ऊपर भी टैक्स आयद किया गया था, तो क्या उससे कोई इम्पैक्ट आया? बिल्कुल, जब आप करेंगे तो जो है मतलब एंड कंज्यूमर है, जो हमारा क्लाइंट है, जो जिसने घर बनाना है, लेना है, वो बिल्कुल उसमें जी अपना जो है ट्रेडिंग उसमें खातर खा कमी आई इस चीज़ में। लोग बैठ गए कि अभी हमें पहले बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से लेके आए हैं, किस तरह मतलब इसको चलाएंगे, क्योंकि ये पैसा वो पड़ा हुआ है, किसी का कोई फसल का पड़ा हुआ है, मतलब जिस तरह अंदरूनी सिंध से लोग, ठीक है। तो फिर वो इस तरह आप अक्सर कुछ लोग टैक्स छुपाना नहीं चाहते या ना देने वाली बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं हम क्या बताएं, वो अनपढ़ लोग हैं काफ़ी, मतलब जिनको थोड़ा तो अवेयर नहीं किया जा रहा, तो वो फिर इस चीज़ से थोड़ा साइड पे बैठ जाते हैं। हम किसी नए शिकंजे में ना आ जाएं, गवर्नमेंट हमें पूछेगी हम क्या बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है हमें कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए ताकि हमारा जो वो तबका है जो देहाती है, जो अनपढ़ है, जो नई चीज़ों को समझ रहा, हमें अपने जिन्होंने काश्तकारी के जरिए ही कमाया है सिर्फ, तो उनको बताने की ज़रूरत है कि आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी जगह पे जाके आपको ही रिटर्न हो रहा होता है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत है। राइट, क्योंकि जब हम क्रिटिक्स करने पे आते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें ये नहीं दिया गया, तो उससे पूछा भी जाए कि ये टैक्स देते हैं या नहीं देते, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो टैक्स फाइल नहीं करते। आप अगर टैक्स टू GDP देखें तो बहुत ज़्यादा कम हमारे पास नंबर्स होते हैं। असल में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो जी फैसिलिटेट किया जी फलां कंट्री ने, अमेरिका ने, यूरोप में, किसी कंट्री की, लेकिन वहाँ के लोगों का अब टैक्स रिटर्न देखें, वो कल्चर चेक करें और उनकी अपनी गवर्नमेंट, अपने स्टेट के साथ लॉयल्टी है ये, तो उस लेवल को हम नहीं पहुंचते। हम सिर्फ ये जो है तनकीद यही है कि हमारी गवर्नमेंट हमें डिलीवर नहीं करती। देखें, गवर्नमेंट ने भी जो भी आएगी, गवर्नमेंट आज है जो कल आएगी, वो सारी बात है ये टैक्स कलेक्शन से ही आगे चीज़ों को चलाएगी। उसके लिए हमें खुद पे करना होगा अगर हम वही लाइफस्टाइल चाहते हैं जिसको नहीं, तो फिर हमें इनडायरेक्ट टैक्स का सामना करना पड़ेगा जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जनरेट होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने जिक्र किया सुफियान साहब ने कि हमारे पास जो स्टील है उसमें कार्टेलाइजेशन देखी जा रही है, स्टील नेबरिंग कंट्रीज से कुछ सस्ता है, हमारे पास भी स्टील मिल हुआ करती थी, उसके प्राइवेटाइजेशन के अलग
इश्यूज हैं, फिर वो डिबेट लंबी हो जाएगी। अब हमारे पास स्टील मिल नहीं है, ये एक सवाल है। अगर स्टील मिल होती या स्टील मिल से जो फ़ायदा हो रहा था वो काफ़ी हद तक उससे इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते थे, लेकिन अब चूंकि नहीं है तो ये तो हल तो यही होता है ना फिर हमारे पास, या कोई और सोल्यूशन भी आप समझते हैं? हाँ, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमारी स्टील मिल का होना जो है ये भी एक आप समझें कि इस चीज़ से आप रेटों को नीचे रख सकते हैं। एग्जांपल करूं कि जिस बिल्डिंग का हमने स्टार्ट लिया था, जिसकी डिगिंग हमने 1.5 साल पौने 2 साल पहले की, तो उसकी जो राफ्टिंग में डिगिंग में जो स्टील की अपना कास्टिंग थी वो आप समझें कि 1,15,000 या 18,000 रुपये पर टन थी। आज अच्छा। उसी बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर जो है वो 2,20,22,000 रुपये पर टन स्टील के साथ भरा जा रहा है। तो फिजिबिलिटियाँ टोटली डबल हो गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी अदारे बैठ के काम कर रहे हैं, या तो वो ये मोनोपोली जो है, ये बिल्कुल जिस तरह आलिया साहब ने बात की, इसको ख़त्म करना होगा। आप अगर इस मोनोपोली को ख़त्म करें, डायरेक्ट बैठे गवर्नमेंट अदारे बैठें, तो मैं समझता हूँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत रेट जो है, सिर्फ स्टील की बात नहीं, सीमेंट की बात कर रहा हूँ, और जिस तरह 72 इंडस्ट्रीज साथ जुड़ी हुई हैं, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कुशन जो है बनते बनते, जो ओवरऑल जब आप कंस्ट्रक्शन पे मतलब जाएंगे कि मतलब कास्टिंग निकालेंगे तो खातर खा जो है वो कमी आ चुकी होगी, खातर खा कमी आ सकती है। और इस पर चले मैं फिर सुफियान साहब को अगेन गुफ्तगू में शामिल करूंगी। सुफियान साहब, जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो हाउस बिल्ड करने की बात हो रही है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से अगर छोटा सा भी उन्हें अपार्टमेंट दिया जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो आपने कहा कि कार्टिलाइजेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, तो जब आप प्रोजेक्ट कोई लेते हैं, ये एक अलग सवाल हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं करना चाहूँगी, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आप जो अपने लोगों को बताते हैं कि आप इतने की ये जो है इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, और फिर होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे 3 साल बाद 4 साल बाद उसकी कॉस्ट में भी कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, वो भी प्लीज़ बताइएगा हैंड ओवर करने के टाइम पे। मैं थोड़ी सी बात आपकी पिछले टॉपिक से भी ले लूँगा, टैक्स के ऊपर आपने एक बात की जी। तो माशाल्लाह जो पाकिस्तानियों के अंदर फिलंथ्रॉपी का जो जज्बा है ना, वो अगर आप वो देखेंगे तो वो टैक्स की कसर पूरी कर देते हैं हमेशा। ऐसा है, ठीक है, आप चाहे रमजानों के बाद ज़कात देख लें, चाहे रमज़ानों में ज़कात का देख लें, चाहे जिस तरह से हमारे जितने इदारे ना, बैतुसलाम है, चीपा है, सैलानी है, जी। आप देखें तो वो बिलियंस ऑफ रुपीस जो आ रहे हैं ना, वो भी यहीं से पैसे आ रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के। और जो सैलाब में जो पैसे रोज़ के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो भी यही लोग हमारे ही दे रहे हैं, जो शायद टैक्स इतना नहीं बढ़ते हैं मगर फिलंथ्रॉपी करते हैं। तो एनीवेज, दूसरा आपने मुझसे कॉस्ट का पूछा, जो मकानों के हाउसिंग के हवाले से देखिए वो, तो क्या आपने आबाद के प्लेटफॉर्म से कोई प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को? मैंने सईद गनी साहब को भी भेज दिया और सिंध गवर्नमेंट को भी हमने शेयर क्या किया। प्रपोजल है उसके अंदर, कुछ हम प्लीज ये बताएं। प्रपोजल दे रहे हैं कि जो केन्स के अंदर बन रहा है, जो मूवेबल होगा, और ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, इको फ्रेंडली है। ये बैम्बूस के अंदर बनता है बेसिकली। ठीक है ना, बैम्बूस की इसकी रूफ होगी, इसकी फ्लोरिंग वगैरह सारी इसी तरीके से मैनेज होगी। टेम्पररी हाउस होगा, दिस इज अ टेम्पररी हाउस, बट इसकी लाइफ है 5 years 10 years लाइफ है, इसको मेंटेन करना है। और अगर इसी के अंदर विथ मड एंड सॉल्ट अगर हम यूज़ कर लेंगे तो इट कैन बी मोर लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है ना, इसके अंदर गर्मी के अंदर भी केन्स की जो बैम्बूज है, इसके अंदर हीट की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो डायरेक्ट हीट नहीं आती इसके अंदर। बट अगर क्ले और सॉल्ट यूज़ कर लेंगे इसी के ऊपर तो इसकी लाइफ मजीद बढ़ जाती है, और दैट विल बी परमानेंट स्ट्रक्चर। इजिप्ट वगैरह के अंदर ये मॉडल्स काफ़ी बने हुए जो डेजर्ट्स के एरिया के अंदर। तो इसका जो मिनिमम कॉस्ट है वो 35,000 रुपीज़ आ रही है इस वक्त पर हाउस। पर हाउस। इसके अंदर कोई तकरीबन एक फैमिली रह सकती है 8 to 10% आराम से। और इसकी बाथरूम भी इसी तरह बनेगी, कुछ लाइक 20,000 रुपीज़ का एक कॉस्ट है एक बाथरूम की। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन्स बहुत ज़्यादा हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं, जो अपनी जगह से शिफ्ट हैं, तो हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन्स की एग्जांपल बड़ी अच्छी है कि आप ये समझ लें कि कनाडा की 80% आबादी जो है वो अभी हमारे यहाँ सैलाब मुतासरीन का, अगर आप उसे कंपैरिजन करें ना, तो वो एग्जैक्ट आपको अमाउंट समझ में आ जाएगा कि 80% एक कंट्री की आबादी, और फिर आप देख लें कितने ज़्यादा लोग जो है मुतासर हुए हैं। और इसके अंदर डेथ कैजुअल्टीज़ भी बहुत हैं, लोग आमला खवातीन बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और हमें ये 2 लाख से ज़्यादा जो है वो प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनका आपने जिक्र किया, तो उनके भी फिर अलग सर्दियाँ आ रही हैं, वो अलग मसाइल हैं, उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी जो नई जनरेशन आने वाली है उनकी बच्चों की भी तो हेल्थ के इशूज़ है ना, वो भी देख लें। तो अगेन देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, खाली एक हाउसिंग नहीं है, देयर आर मेडिकल इशूज़, देयर आर फूड इशूज़, फूड शॉर्टेजेस हैं, उनके पास अब कुछ है ही नहीं कि वो ख़रीद के खाएंगे कैसे।
तो ये कोविड से बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड वाज अ स्मॉल चैलेंज, क्योंकि वो 2-3 महीने में चीज़ें अपनी लाइफ नॉर्मल पे आना शुरू हो गई थी। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पानी निकलते हुए इट विल टेक 2-3 मंथ्स, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। अच्छा, अभी इसके अंदर देखें तो जो राइस की जो क्रॉप सोइंग टाइम है और आपका शुगर केन का सोइंग का टाइम है, ये दो मेन बड़ी क्रॉप्स हैं, उनका सोइंग का टाइम ख़त्म हो गया तो अगेन फिर ये तो और आगे चली जाएगी ना बात। इसी तरह के वीट हार्वेस्टिंग होगी तो वो कैसे, वीट की क्रॉप की रोइंग होगी वो कैसे होगी, क्योंकि अब ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे होंगे, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं खाली वो नहीं, बड़ी क्रॉप्स भी मुतासर हैं। और ये ऐसा नहीं है कि लैंड के ऊपर ये पानी निकलेगा और नेक्स्ट डे जो है ये फर्टाइल लैंड हो जाएगी और उसके ऊपर क्रॉप उग जाएगी। अपने तो हिसाब से मैनेज करने में भी उन्हें टाइम लगेगा। अब लेकिन गवर्नमेंट को उसकी जो डीएपी जो खाद है, बहुत सारी इंसेंटिव्स है, सैलानी ने भी ऑफर करी है, बिजनेस कम्युनिटी भी ऑफर कर रही है कि आपको इसमें हम कर्ज हसना दे देंगे वहाँ पे जो फार्मर्स हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को जल्द अज जल्द शुरू करें। मगर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है पानी निकल जाए। पानी कैसे निकले, क्योंकि हमने इसके ऊपर काफ़ी इदारों के साथ बैठ के डिस्कस भी किया कि कोई इसमें हेल्प हमें आबाद की तरफ से हो तो हम करें, मगर प्रॉब्लम ये कि बॉटल नेक्सेस जगह जगह, वो जो रिवर है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। जब तक रिवर का पानी नीचे नहीं जाएगा, मानसून का जो सीज़न है वो कम होगा, तब उसके पहले वो पानी आगे नहीं जाएगा। तो हेल्पलेस सिचुएशन है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी से जल्द अज जल्द निकाले। अब नेक्स्ट आपने जो अगेन जो सवाल किया कि कार्टलाइजेशन का और जो कॉस्ट का, देखें वो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त हमें जो मार पड़ रही है ना, वो डॉलर से ज़्यादा मार पड़ रही है। मैं ये फोर्स ही कर रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो स्टील प्राइसेस थे को जो $1000 पे चले गए थे ना, वो $750-800 पे वापस आ गए हैं। 20% to 25% कमी हुई है वर्ल्ड वाइड। अगर रिसेशन नहीं कह सकते तो मार्केट इज स्लो हुई है इंटरनेशनली। जो स्टील की कोविड के बाद काइंड ऑफ है, exactly. जो एकदम से कोविड के बाद जो दुनिया खुली तो हर जगह कंस्ट्रक्शन की डिमांड निकली, स्टील की एकदम से जो कैपेसिटी जो अवेलेबिलिटी की डिमांड निकली सुफियान साहब, वो अब वो स्लो होनी शुरू हो गई है। देखें यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस आ गए जी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्राइसेस मजीद नीचे आएंगे, मगर हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ज़्यादा नीचे ना आने की वजह वो है डॉलर। गवर्नमेंट को जो है वो अब करे भी कैसे, क्योंकि उसके पास एक्सपोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हम अपनी 2-3 इंडस्ट्री के पीछे लगे हुए हैं, टेक्सटाइल और एक। अगर हम आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट कर लेना अपने, तो वी कैन फेच $30-40 बिलियन। देयर इज बिग गेम। हमें अब बिग गेम पे जाना है। टेक्सटाइल लास्ट $12 बिलियन से को $20 बिलियन $22 बिलियन पर आई है, जो कि नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि अगेन उसके अंदर मजीद कमी नज़र आ रही है। तो अच्छा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम पे नहीं है, ये तो फ्लड की वजह से एक बड़ा टफ टाइम जो है वो नेक्स्ट ईयर नज़र आता है। अगर ये नहीं होता तो मैं समझ रहा था कि हम काफ़ी हद तक ये चीज़ें मीट कर जाएंगे। कोई लाइक $10-15 बिलियन का गैप है, वो पूरा करना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं था। ये चीज़ें मीट हो जाएंगी अगर डॉलर को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाए। मुझे आज पता चले, देखिए एक प्रोजेक्ट है हमारा 4 साल में कंप्लीट होगा फॉर एग्जांपल। आई डोंट नो कि मैंने आज बुकिंग करी है $110 था जब मैंने लास्ट अभी प्रोजेक्ट 3 साल पहले शुरू किया। आज जब उसकी मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ तो $250 की ओपन मार्केट में डॉलर होगी। एग्जैक्टली। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं कॉस्ट कैसे पूरी करूँगा। चले वो तो मेरा फिनिशिंग के करीब ऑलमोस्ट आ गया प्रोजेक्ट। जो अभी जिन लोगों ने प्रोजेक्ट साल 1.5 साल पहले शुरू करें वो उनका क्या होगा। चले मैं जुबैर साहब से भी पूछूंगी, लेकिन पहले नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज अपडेट्स आज की मार्केट में। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,54,900 रुपीज़। गोल्ड हायर साइड पे जाते हुए आज के दिन दिखाई दे रहा है। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,32,800 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,663.53। ऑयल WTI पर बैरल $83.19। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $89.53। एंड अरब लाइट की अगर बात करें तो वो भी $95 एंड देयर अबाउट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कमोडिटी प्राइस जो है वो फाइनली पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बहुत हायर साइड पे हायर फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉलर भी अगेन जो है वो हम कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन की तरफ है। रुपी डिप्रिसिएशन देखी जा रही है। कंसेक्यूटिव डेज हो चुके हैं काफ़ी जिसमें ये इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो भी काफ़ी कॉशियस नज़र आ रही है। जुबैर साहब भी मौजूद हैं और सुफियान साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं। जुबैर साहब, ये बात हो रही है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है
वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दी डॉलर एप्रिसिएशन। आप समझते हैं कि जो मैं सुफियान साहब से पूछ रही थी कि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है जब आप हैंड ओवर का टाइम होता है, तो उस वक्त क्या आप लोग करते हैं? क्या ये कंज्यूमर को पे करना पड़ता है या ये बिल्डर जो है वो एब्जॉर्ब करता है? ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं। बर्डन उसी के सर पे आ जाता है। और कहीं कहीं जो होता है कि मतलब बिल्डर जो है थोड़ी बहुत पेनल्टी जो है वो अपने जो है जो एंड कंज्यूमर है जो उसका क्लाइंट है उसके सर पे भी डालते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लिमिट है बर्डन की। अभी एक बिल्डिंग जो अगर वो 1 अरब में तैयार हो रही है तो अगर उसका मतलब कास्ट ही 1.5 अरब पे चली जाएगी, बिल्डर कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। एक कैपेसिटी है कि वो अपने नफ़े तो मिनिमाइज करेगा लेकिन अच्छा, नुकसान तो कॉस्ट अपने तो सर ऐसे नहीं नहीं है लेगा। ना कि ओवरनाइट कॉस्ट बढ़ जाएगी। आज आपने अगर अनाउंसमेंट की है तो आपने यकीनन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तो आपने रॉ मटेरियल उठा ही लिया होगा ना। नहीं देखें, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा तो नहीं कि आप एक फ्लोर बाय फ्लोर नहीं फिनिश है, करके फिर ऐसा दे रहे हैं, जी स्ट्रक्चर तो एक बिल्कुल साथ ही बनता है। होता ये है कि जब कोई भी बिल्डर जो है बिल्डिंग लॉन्च करता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हो रही होती है उसका क्लाइंट उस स्टेप बाय स्टेप ही पेमेंट कर रहा होता है, ठीक है। जी 10 to 15% हम फ्लक्चुएशन रेट जो है उसके मुताबिक चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अगर वो फ्लक्चुएशन जो है बढ़ के वो 100% से भी ऊपर चली जाए तो फिर कहाँ पे मतलब बिल्डर खड़ा होगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी साथ आके खड़ा होना पड़ेगा, पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी ताकि चीज़ें आगे चल सकें। एक मैं आपको रफ सर्वे आपको बताता हूँ कि आज भी 23.5 करोड़ की कंट्री में मुल्क के अंदर 1 करोड़ 20 लाख घरों की आज भी ज़रूरत है। इस फ्लड से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक और है। फ्लड के बाद फ्लड के बाद तो आप देख लेना मिलियंस घर मिलियंस जो है और वो ऐड हो रिक्वायर्ड गए। है। तो गवर्नमेंट हमें कहाँ पे सपोर्ट कर रही है? ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट को डेवलपर को बिल्डर को बिठाना पड़ेगा, उसके जो खदशात हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि अच्छी एक पॉलिसी बनाने के लिए बिल्कुल बनानी बिल्डर, पड़ेगी। डेवलपर, स्टेक होल्डर्स, बिजनेस कम्युनिटी सब साथ मिलके बैठें फिर जाके जी मिल के policy design बैठेंगे हो। तो पॉलिसी डिज़ाइन होएगी। देखें, एक इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं 2 करोड़ की चीज़ ट्रेड कर रहा हूँ, 2 साल बाद डिलीवर करूँगा, पेमेंट मुझे आज को कर देगा, ऐसा नहीं है। वो 2 साल में स्टेप बाय स्टेप साथ चलाएगा, उसकी पेमेंट तो उसी रेट पे आ रही होगी। लेकिन आज जो स्टील ख़रीदा है वो 6 महीने बाद जो ख़रीदूँगा उस टाइम डॉलर का रेट भी और होगा, उस स्टील का रेट भी और होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें कम से कम 2-3 साल के लिए एक पॉलिसी देनी पड़ेगी कि इन 2 सालों के अंदर सर 2 fluctuation साल rate- के लिए पॉलिसी तो कम से कम 5 या 10 साल के लिए होनी मैं चाहिए कम से कम ताकि- बता रहा हूँ कि एक बिल्डिंग का टाइम तो दें ना कि यार इतनी को फ्लक्चुएशन हो सकती है, इतनी चीज़ें ऊपर जा सकती हैं, उस हिसाब से हम चीज़ें क्वेश्चन रख के डिज़ाइन करें। और रुपी डॉलर पैरिटी को कंट्रोल Yes, करना है, बिल्कुल। वो भी ज़रूरी है ना, क्योंकि जो जैसे इन्होंने कहा सुफियान साहब ने कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन है दिस इज़ द मेन इशू Yes. जिसकी वजह से जो है वो ये रीज़न डेफिनेटली स्टील आज डॉलर बढ़ेगा, सुबह स्टील लेने जाएंगे स्टील के रेट और होंगे, क्यों जी डॉलर बढ़ गया। क्योंकि ये तो इम्पोर्टेड है। यस, तो इसी चीज़ पे तो हमें पॉलिसी डिज़ाइन करनी है ताकि जो चीज़ आज हमने एक डिज़ाइन की है उसकी कंस्ट्रक्शन तक जो आइडिया या जो हमने मतलब इंफॉर्मेशन लेके चले हैं वो वहाँ तक जाते तक वैलिड भी रहे। ना कि आज हमने बिल्डिंग स्टार्ट की तो 1.25 लाख पे जस्ट हम बिल्डिंग एंड कर रहे होंगे तो 3 लाख पे स्टील होगा, तो ये किस तरह मतलब इतना तो नहीं बियर हो सकता। और ना ही इतना क्वेश्चन रख के ना इतना प्रॉफिट का क्वेश्चन होता है कि बिल्डर मैनेज कर जाए, तो चीज़ें डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगी अगर इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गवर्नमेंट। डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे एज इन बिल्कुल डेफिनेटली जो बिल्डर जो मतलब डे बाय डे चीज़ों में आना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज Yes. या बहुत सारी चीज़ें हो तो सकती हैं। यही डिफ़ॉल्ट है ना, आपने जो कमिटमेंट की है वो ऑन नहीं कर सकेंगे।
आप प्लस बताएंगे और आप सी पे लेके जाएंगे, बी पे क्लास पे लेके जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। राइट सुफियान साहब, लास्ट कमेंट मुझे ये बताइए कि एक तो कार्टलाइजेशन इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नो डाउट हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर सेक्टर के अंदर अपने मसाइल मौजूद हैं, और इस जो ये इन्फ्लेशन का मसला है ये पूरी दुनिया का मसला है। क्या समझते हैं आप कि जो जिस तरफ एक रिसेशन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है या पूरी दुनिया इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, क्या आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली वी आर वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन आने वाले दिन बेहतर होंगे क्योंकि जो ये फ्लड की सूरत हाल और जिस तरीके से ये एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा ब्राइट फ्यूचर आपको नज़र आएगा और अगले इंशाल्लाह कई सालों तक आपको नज़र आएगा। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर, गॉड विल। देखें, दूसरी बात यह है कि ये अंडर डेवलपिंग नेशंस है। डेवलप्ड नेशंस के अंदर जल्दी रिसेशन आ जाता है, वहाँ पैसा सस्ता है। 1% 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको गाड़ी मिल जाती है जी। $100 आपने दिए, मंथली आपको करोड़ा गाड़ी मिल जाएगी यूएस के अंदर। आपने $200 दिए, होंडा एकॉर्ड कैमरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी ले लो। जी जी। पाकिस्तान में नहीं है, मतलब ये 17-18% फाइनेंस रेट हो गया है, ठीक है, पॉलिसी रेट है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो बड़े सरमायाकार है ना वो परेशान है। आप डॉलर की इनको अश्योरेंस दे दें, ये बाहर से पैसा ले आएंगे, सारी चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो जब से ये डिवैल्यूशन हुई है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। लोगों ने पैसे निकाल के सब डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। देखिए, हाँ, कोई भी आदमी कोई भी नहीं, रॉन्ग नहीं है। देखिए ना, हर कोई नहीं चाहता कि उसकी वेल्थ जीरो हो जाए। बैठे बैठे 30% से ऊपर आपने डिवैल्यूशन हो गई हमारे मुल्क के अंदर। 180 का डॉलर था लास्ट गवर्नमेंट में, आज 250 रुपये का डॉलर है। ये तो हिस्ट्री में नहीं हुआ पाकिस्तान की, अगर 70 रुपए निकल गए किसी के डॉलर के पीछे, तो दिस इज आल्सो अनजस्टिफाइड विद द पीपल ना, बिजनेस। चले, वो तो फिर अलग ही उसी का ही म्यूजिक है जो हम सब सुन रहे हैं, और वो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। मैं कह रहा हूँ आप बिजनेस कम्युनिटी को अश्योरेंस दे दें कि हम कर देते हैं इसको, बस और बिजनेस नजर आ होना जाए, चाहिए, पैसे वापस आ जाएंगे आपके पास, उससे डबल आ जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच सुफियान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जुबैर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ एंड बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बात है कि कारोबार चलेगा तो ही ये मुल्क चलेगा, कारोबार चलेंगे तो ही यहाँ खुशहाली आएगी, और ज़्यादातर ये जो एक प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी। तो हमने डिस्कशन की, दैट्स इट। इस नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।